Hi guys, welcome to the Learning Garden. I am Mahi. How do we explain diversity? यहाँ तक हम अपने पहले वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू ये देखते हैं कि हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल दिए गए हैं, लद्दाख एंड केरला। हम पहले लद्दाख को पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट होता था, लेकिन अब उसको डिवाइड करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये जो ब्लू कलर की शेडो वाला रीजन दिख रहा है, ये लद्दाख है हमारा। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? जिसको यूनियन गवर्न करती है, और स्टेट में स्टेट की खुद की गवर्नमेंट होती है। ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बैरन लैंड दिख रही है। ये लद्दाख की ही एक पिक्चर है। यहाँ पे दूर दूर तक आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ही बंजर जमीन है। तो जो ये इसको डेजर्ट यूं बोलते हैं कि ना तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कल्टीवेट की जा सकती है, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती हैं। जैसे राजस्थान के जो डेजर्ट हैं, लेकिन वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा हॉट देखने को मिलती हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन लद्दाख में इसके अपोजिट ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। लद्दाख में एग्रीकल्चर बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो काफ़ी बड़ा एरिया वो हमेशा स्नो से कवर रहता है। इसी वजह से वहाँ खेती करने लायक ना तो ज़मीन बचती है, और ना ही वहाँ की जो कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वहाँ पे कुछ भी कल्टीवेट कर सकें हम, और ना वहाँ पे रेनफॉल हो पाता है। यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में बरसात होती है, और उतनी बरसात में हम कोई भी चीज़ कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर ही खेती हो पाती है। लद्दाख के जो लोग होते हैं वो जो बर्फ पिघलती है उसी पानी को अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन विंटर के मौसम में उनके लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे तो बर्फ पिघलती नहीं है। तो उस टाइम पे उनके लिए जो पीने का पानी है उसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। शिप रियरिंग लद्दाख में बहुत ही कॉमन है। उसको वो वूल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और बाद में उससे उस वूल को पाशिमा शॉल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। कश्मीर वाला जो रीजन होता है वहाँ पे ये पाशिमा शॉल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ की जाती हैं। आपको यहाँ पे फोटो में दिख रही होंगी कि ये पाशिमा शॉल्स कैसे होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लद्दाख वाले रीजन के जो लोग होते हैं वो मीट और मिल्क के प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे मिल्क के प्रोडक्ट कहाँ से आते होंगे। तो वहाँ पे हर फैमिली में लोग गोट्स, काउज या फिर डोज, यानी कि जो फीमेल जो याक होती है ना उसको डोज बोलते हैं, ठीक है। उनको डोमेस्टिकेट करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। लद्दाख अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स ट्रैवल फ्रॉम द पासेज। वहाँ पे जो भी ट्रेडर्स ट्रैवल करते हैं उस पासेज वाले रीजन से, यानी कि पासेज क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना उसको पास बोलते हैं। ये जो दो माउंटेन्स हैं इनके बीच से जो भी रास्ता जाएगा उसको पासेज बोलते हैं। यहाँ से जो भी ट्रेवल करते हैं लद्दाख में, जैसे जाते हैं वुल को खरीदने जाते हैं या फिर पाशिमा शॉल्स को खरीद के और फिर दूसरी जगह पे ले जाके बेचते हैं। इसकी वजह से भी हमारी जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि अगर किसी अलग रीजन के लोग हमारे रीजन में आएंगे तो उनसे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हम पे पड़ता ही है। तो इसी वजह से डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस करती है। बुद्धिज्म एक रिलीजन है जो कि लद्दाख से होके ही तिब्बत में पहुंचा है। अब जो लद्दाख और तिब्बत है वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे लद्दाख है, और ये इसके जस्ट साथ में तिब्बत है। तो जो तिब्बत और जो लद्दाख है वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इनकी जो जोग्राफिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। इसलिए जो एक ही रिलीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं और वहाँ के जो जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं वो भी काफ़ी हद तक मैच करते हैं, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। लद्दाख में मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है। अब यहाँ पे देखिए, एक ही एरिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी होने की वजह से भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी रह रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें एंजॉय कर रहे हैं। तिब्बत में एक नेशनल एपिक है केसर सागा, उसको दोनों ही कम्युनिटी के लोग परफॉर्म करते हैं और या फिर गाते हैं, वो जैसे भी उनको अच्छा लगता है वो उसी तरीके से करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग करेंगे। डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक ही चीज़ को दोनों कम्युनिटी के लोग सेम हैप्पीनेस के साथ एंजॉय कर रहे हैं।
वहाँ पे जो ओरल ट्रेडिशन है लद्दाख का वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, यानी कि जो सॉन्ग्स और पोएम्स को ओरली गाने का जो ट्रेडिशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है। ये सब हमने लद्दाख के बारे में देखा कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो खाने पीने में क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या है, और वहाँ पे किन किन चीज़ों का मतलब प्रोडक्शन होता है, और फिर वो उनको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए सेल आउट करते हैं। किस रिलीजन के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और वो किस तरह से मतलब एक साथ रहते हैं और डाइवर्सिटी होने के बावजूद ही वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं केरला के बारे में। केरला एक हमारी इंडिया में साउथ वेस्ट कॉर्नर पे सिचुएटेड है। यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और जो केरला वाला रीजन है वो यहाँ पे कहीं लाई करता है। तो ये ना तो प्रॉपर साउथ में है और ना वेस्ट में, ये इन दोनों के बीच में हो गया, तो इसलिए हम इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। सराउंडेड बाय सी वन साइड एंड हिल ऑन द अदर साइड, ये एक साइड से तो समुद्र से घिरा होता है और उसके दूसरी साइड में हिल्स प्रेजेंट होती हैं। केरला में ऐसी कंडीशंस है कि वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। यहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हद तक स्पाइसेस को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो हिल्स पे ही उनका प्रोडक्शन जो है वो हिल्स पे ही होता है। तो यहाँ पे जो पेपर, कार्डमम्स वगैरह हैं, इनका जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा किया जाता है। जेविस और अरब ट्रेडर्स पहली बार केरला में आए थे। जेविस मतलब वो जो ज्यूडिज्म को फॉलो करते हैं, और अरब मतलब जो मिडल ईस्ट वाला एरिया है वहाँ से जो ट्रेडर्स आते हैं उनको अरब ट्रेडर्स बोलते हैं। सेंट थॉमस द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, यानी कि हम इसको क्रिस्ट का अनुयायी भी बोल सकते हैं। जिसने इंडिया में सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था वो कौन थे? सेंट थॉमस। 2000 साल पहले ये इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे। इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जो कि मोरक्को से निकला था। वो हर जगह पर ट्रैवल करता रहता था और अपने जो एडवेंचर एक्सपीरियंस है उनको लिखता रहता था। किस में लिखता था? ट्रैवलॉगी में लिखता था। और इसमें उसने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे मुस्लिम्स की लाइफ कैसी है और वो कितनी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी में कंसिडर हो रही हैं। ड्यू टू दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पीपल प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, ज्यूडिज्म, इस्लाम, हिंदू, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से केरला में काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। कोई ज्यूडिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई इस्लाम को, कोई हिंदू को, कोई क्रिश्चियन को, तो कोई बुद्धिज्म को। काफ़ी ज़्यादा रिलीजन के लोग एक ही साथ एक ही रीजन में रह रहे हैं और इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। फिशिंग के लिए जो वहाँ के लोग हैं वो चाइनीज़ फिशिंग नेट्स का यूज़ करते हैं, जिसको बेसिकली चाइना वाला भी बोला जाता है। अब ये चीना वाला बोला जाता है। अब ये चीना जो है ये चाइना से सिमिलर सा वर्ड लगता है, तो इसका जो ओरिजिन है वो चाइना से हुआ है। जो चीना चाटी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? वो बर्तन जिसको हम कुछ भी फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं उसको चीना चाटी बोला जाता है। यहाँ पे पिक्चर एडिट करते समय शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो वो वर्ड दिख नहीं रहा है। मैंने आपको बोल के बता दिया है, आप समझने की कोशिश कर लेना। चीना चाटी वो होता है कि जिस बर्तन में हम कुछ भी फ्राई करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। केरला के जो लोग हैं वो ज़्यादातर राइस, फिश और वेजिटेबल्स पे ही डिपेंड करते हैं, उन्हीं चीज़ों को खाते हैं। और वहाँ पे एक बोट रेस होती है जो कि ओणम फेस्टिवल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना ओणम फेस्टिवल को वो कंप्लीट ही नहीं मानते हैं और ना उनका जो सेलिब्रेशन है वो पूरा होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा केरला के बारे में कि वहाँ का ऑक्यूपेशन कैसा था, वहाँ के किस किस रिलीजन के लोग केरला में रहते थे और किन किन ट्रेडर्स की वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस हो रही थी, वहाँ पे किन चीज़ों का एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने केरला के बारे में पढ़ी हैं। अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं। ये दोनों ही पार्ट हमारी कंट्री का अलग अलग हिस्सा है, लेकिन अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। एक हमारी कंट्री का बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट है और एक लोवेस्ट पॉइंट है। इनके जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनका कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। क्योंकि जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे तिब्बत से अटैच करता था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और जो केरला वाला रीजन है यहाँ पे भी चाइनीज फिशिंग नेट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं चाइना से ट्रेडर आए ही होंगे, तभी तो ये चीज़ें यहाँ तक आई हैं। तो इनकी वजह से भी हमारी डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस करती है। सिमिलरली हमारी जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो डाइवर्सिटी में बहुत कुछ ऐड करता है।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यूनिटी का मतलब होता है एकता और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, मतलब एकता में अनेकता वाली चीज़। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ होती है। अब कैसे, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि जो लोग अलग अलग होते हैं वो एक कैसे हो सकते हैं, तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान जब लोग अलग अलग कल्चर, रिलीजन और रीजनल बैकग्राउंड से होते थे, कोई महाराष्ट्र से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई कहीं से, तो मतलब वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे। लेकिन उसके बावजूद जब उनको ब्रिटिशर्स को अपोज करना होता था तो वो एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। ब्रिटिशर्स को लगता था कि इंडियंस को डाइवर्सिटी के बेस पर डिवाइड करना आसान है, लेकिन इन लोगों ने इनको गलत प्रूव करके दिखाया। जब भी इनको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल लड़नी होती थी तो ये सब इकट्ठा हो जाते थे। फ्रीडम के टाइम पे जो भी सॉन्ग्स और सिंबल्स इमर्ज हुए, उन चीज़ों ने लोगों को यूनाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और उन्हीं की वजह से लोगों में हमारी डाइवर्सिटी के लिए जो रिस्पेक्ट है वो जनरेट हुई है। अब हम स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग को देखते हैं। जब हमारे फ्लैग को जब हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। अब चाहते तो हम उस टाइम पे एक ही कलर के फ्लैग को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होने की वजह से ही हमने इसको मल्टीपल कलर में चूज़ किया। अब नेहरू जी ने अपनी एक बुक में ये डिस्क्राइब किया है। बुक कौन सी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने इस बुक में ये बताया है कि जो इंडियन यूनिटी है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने बाहर से इम्पोज किया है। ये लोगों की एक इंटरनल फीलिंग्स है जो कि उनके अंदर से खुद से ही जनरेट हो रही है। तो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो फ्रेज है उसको किसने कॉइन किया है? नेहरू जी ने। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉय इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you for watching.